Hello students, welcome back to my YouTube channel. So solved examples for exercise 4.2 continue कर रहे हैं from example number 12. So without expanding आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इक्वल्स टू आएगा 0 के. So यहाँ पे एक्सपैंड करके आप वैल्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे. एक्सपैंडिंग का मतलब ये होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि साइन चार्ट के हेल्प के साथ जो हम अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना है सिर्फ, और तभी आपको आंसर अपना निकालना है इस डिटर्मिनेंट का. सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है प्रॉपर्टी नंबर 6. दैट इज़ मैं यहाँ पे अपने रो ऑपरेशन का यूज़ करते हुए कुछ एडिशन करने जा रही हूँ. सो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाने जा रही हूँ, राइट. सो यहाँ पर मेरा पहला स्टेप है रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2. सो यहाँ पे जो मेरी रो 1 है वो किस में चेंज हो रही है, रो 1 प्लस रो 2 को ऐड करके अब हम रो 1 लिखेंगे. सो यहाँ पे मेरा सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, दैट इज़ ऑपरेशन अप्लाई किया है. तो अब मेरा जो डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरह से दिखेगा, x प्लस वाई प्लस जेड. यहाँ पे रिमेनिंग जो रोज हैं जिनमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे वो एज इट इज़ आप लिख देंगे. यहाँ पे y प्लस जेड प्लस एक्स, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी z, x और y ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड. सो प्रॉपर्टी नंबर 4 का नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होने जा रहा है, दैट इज़ कॉमन लेना. अगर आपके किसी रो में या फिर किसी कॉलम में कोई वैल्यू कॉमन आती है तो आप वो बाहर निकाल के अपने डिटर्मिनेंट के साथ लिख सकते हैं. यहाँ पर देखो क्लियरली रो 1 में हर एक वैल्यू में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड. यहाँ पर भी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड. सो पूरी रो 1 में x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन आ सकती है. सो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँगी तो अंदर मेरे पास यहाँ पे इनकी जगह क्या वैल्यू बचेगी, ओनली 1, राइट. सो यहाँ पर x, सो डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर रहे हैं. सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड अब बाहर आ चुका है. क्यों? क्योंकि आपने वो यहाँ से कॉमन ले लिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है. सो यहाँ पर अब अंदर वैल्यूज की जगह क्या बचेगी, 1. सो अब यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से हो गया है. लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, अगर आपके कोई भी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तब वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, डायरेक्टली 0. सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एज रो 1 इक्वल्स टू रो 3, यहाँ पर भी 1 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1 है. अब यहाँ पे 1 1 क्यों आया, क्यों हमने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कॉमन ले ली है. अगर यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड सब में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 1 1 1 बच रहा है, राइट. सो एज रो 1 रो 3 यहाँ पे सेम है, आइडेंटिकल है. सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0, जो कि आपको प्रूव करके दिखाना था. इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपकी वैल्यू आ चुकी है, सो हेंस प्रूव्ड. सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 13. इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट. यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है. सो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है या आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर वहां पर प्रॉपर्टी 6 का यूज जरूर होता है. और प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 6 कहती है कि आप अपने ऑपरेशंस अप्लाई करके अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करें और उसके बाद उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें, उससे पहले नहीं. सो यहाँ पर अब यहाँ पे मैं ऑपरेशंस लगाऊंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई प्रॉपर्टी और लग नहीं रही है, या मेरी कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, या और अनदर प्रॉपर्टी कोई लग नहीं रही है. सो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 लग रही है, दैट इज अप्लाइंग ऑपरेशंस. सो मेरा ऑपरेशंस लगाने का यहाँ पे मकसद क्या है कि मुझे अपने डिटर्मिनेंट को सिंपलेस्ट वे में बनाना है. और वो सिंपलेस्ट वे में आप तभी बना पाएंगे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 वैल्यूज को लेकर आए. और यहाँ पर अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे 1 1 1 है, सो आप रो 1 की हेल्प से ये वाली वैल्यू को भी 0 कर सकते हैं और ये वाली वैल्यू को भी 0 कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ रो ऑपरेशन, दैट इज मेरी जो रो 2 है वो चेंज हो रही है रो 2 माइनस रो 1. सेम वे रो 3 मेरी चेंज हो रही है रो 3 माइनस रो 1. उससे क्या होगा कि मेरी यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएगी. सो यहाँ पर देखो, आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन व्हाट वैल्यूज आई विल गेटिंग.
यहाँ पे तो 0 हो जाएगा फॉर श्योर। सो b माइनस a, यहाँ पर c माइनस a, सो यहाँ पर ca माइनस bc, यहाँ पे ab माइनस bc। सो ये ऑपरेशंस लगाने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखो, इस वैल्यू को मैं और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, c कॉमन आ रहा है, सो c बाहर लिख लूंगी, a माइनस b अंदर रह जाएगा। यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस c। सो डिटर्मिनेंट को नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई करके मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, b माइनस a यहाँ पर है, c माइनस a यहाँ पर है, यहाँ से आप c वैल्यू कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a माइनस b, यहाँ पे b कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a माइनस c। ठीक है। सो अब रो 2 देखो और रो 3 ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी क्या है वैल्यू, b माइनस a, ठीक है, और यहाँ पर है a माइनस b। सिर्फ b यहाँ पर आगे है, a यहाँ पर बाद में है, और यहाँ पर a पहले और b बाद में है। सेम फॉर हेयर। तब अगर मुझे b माइनस a कॉमन लेना है इस पूरी रो में से, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू बच जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी 4 में जितना आप कॉमन ले सकते हैं वैल्यूज, अगर आपकी रो किसी रो में से कॉमन वैल्यू आती है तो वो आप उठा के बाहर लिख सकते हैं। तो मैंने अब यही नेक्स्ट स्टेप करना है। जो मेरा डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज है, रो 2 और रो 3 में से वैल्यूज कॉमन आ रही है, और वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, b माइनस a उठा के मैंने बाहर लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो वही 0 वैल्यू बचेगी आपकी, राइट। यहाँ पर क्या रह गया, 1। क्यों? साथ में क्या लिख दिया मैंने, c माइनस a को भी बाहर निकाल के लिख दिया। रो 1 में से b माइनस a निकला है तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। रो 3 में से c माइनस a की वैल्यू कॉमन निकालने की कोशिश की है तो वो मैंने साथ में बाहर लिख दी है अपने डिटर्मिनेंट के। ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू c थी ऑलरेडी, साथ में आ जाएगा माइनस। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर a माइनस b था, निकालने की मैंने क्या कोशिश की थी, b माइनस a। सो अब देखो वापस से अगर मैं b माइनस a को वापस से अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको अगेन यही वैल्यू मिलेगी। b माइनस a को ट्राई करके देखो अंदर मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 0 रहा, अगेन यहाँ पे b माइनस a हो गया, और साथ में माइनस c है, तो मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में है, c बाहर है और उसके साथ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस a की जगह a माइनस b, जो कि यहाँ पर पहले आपको दिख रही थी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी कॉमन वैल्यू ले सकते हैं जब आपके पास 0 हो। ठीक है। और यहाँ पे दो वैल्यूज अगर सेम है तो वो तो कॉमन आएंगी ही आएंगी, और यहाँ पर अगर 0 है तो वो 0 से भी आपकी वैल्यू कॉमन आके बाहर लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप वापस से उसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अगेन आपके पास यही स्टेप आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे सेम फॉर c माइनस a, सो यहाँ पर भी माइनस b बचेगा ओनली। क्यों? क्योंकि b ऑलरेडी था, माइनस इसलिए बचा क्योंकि ये c माइनस a की जगह ना होते हुए a माइनस c है। ठीक है। सो अब आपके पास ये देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पर आप एक और स्टेप भी यूज कर सकते हो, अपने रो 3 को यहाँ पर वैल्यू 0 बना सकते हो। कैसे? रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। इससे क्या होगा, ट्राई करके देखो, 0 में से 0 गया, 0 ही रहेगा रो 3 में। 1 माइनस 1 यहाँ पर अगेन 0 मिल जाएगा आपको रो 3 में, और यहाँ पे माइनस b माइनस माइनस c, दैट मीन्स माइनस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है। वो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा 0 और आ चुकी है। सो यहाँ पर देखो c माइनस a बाहर है, b माइनस a भी बाहर है, ये ऑपरेशन लगाया। सो कहने का मतलब ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमने जितने ऑपरेशंस लगा सकते थे हमने लगाए, जितनी वैल्यू कॉमन ले सकते थे हमने कॉमन ली। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, एक्सपैंड कर लो। ठीक है। 0 1 माइनस c, 0 0, यहाँ पर वैल्यू बची माइनस b प्लस c। अब बाय एक्सपैंडिंग रो 1 मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। ठीक है। सो ये वैल्यूज आपके बाहर साथ में चलती रहेंगी एज इट इज, अंदर की वैल्यूज अब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे बाय रो 1 तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। सो c माइनस a, b माइनस a आपका बाहर चल रहा है। यहाँ पर देखो दिस मल्टीप्लाई विद दिस, c माइनस b माइनस 0, राइट। यहाँ पे ये वैल्यूज 0 हो जाएगी। सो और यहाँ पे ये वैल्यूज भी 0 हो जाएगी।
सो आपके पास क्या वैल्यू है, C माइनस ए, B माइनस ए और यहाँ पर क्या है C माइनस B। सो आपके पास अब ये वैल्यू क्या आई है कुछ इस तरह से, राइट। सो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली NCERT आंसर के साथ मैच आउट करना है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, वहाँ पर उन्होंने B माइनस ए की जगह क्या लिखा हुआ है, A माइनस बी। तो मैं अगर इसको A माइनस बी की फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो मेरा माइनस बाहर आएगा, तभी मैं A माइनस बी लिख सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पर अब मेरे पास वैल्यू क्या बची बाकी, C माइनस ए और C माइनस बी, और उन्होंने इस टर्म को भी B माइनस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मेरे पास माइनस ऑलरेडी आ चुका है, तो ये माइनस अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस बी एज इट इज, ये हो जाएगी B माइनस सी और C माइनस ए आपके पास है ही। सो इस तरह से आप अपने जो डिटर्मिनेंट को और सिंप्लीफाई करके NCERT आंसर के साथ अगर आपको मैच करके लिखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तब भी आपका आंसर 100% करेक्ट है। So this is your final answer for example number 13. Now let's see example number 14. So example number 14 में आपके पास आपको प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4ABC के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप कुछ देख रहे हैं प्लस का साइन, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसमें आप अपने डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, अगर आप कुछ इस तरह से प्लस का साइन देखते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो आपके साइन या तो पूरे कॉलम्स में हो या तो पूरे रोज में हो एक साथ। ऐसे नहीं डायगोनल में आप नहीं लिख सकते स्प्लिट करके। सो ये नोट कर लीजिए पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। सो अगर ये पूरे एक कॉलम में इस तरह से ऐड करके लिखा होता और बाकी आपके पास सिंगल वैल्यूज होती, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, तो आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके लिख सकते थे 2 पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी 5 में करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पे डायगोनल में है तो आप इस तरह से परफॉर्म स्प्लिट करके नहीं लिख सकते। तो ये पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिए। सो एज यहाँ पर और कुछ प्रॉपर्टी नहीं लग रही है अभी और ना ही कुछ कॉमन आ रही है वैल्यूज, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी 6 ही अप्लाई करूंगी, अपने रो ऑपरेशंस अप्लाई करूंगी या कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करूंगी टू मेक माय डिटर्मिनेंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है B प्लस सी, और यहाँ पर रो 2 में भी B है और यहाँ पे रो 3 में भी C है। B C यहाँ पर भी है, B और C पॉजिटिव में यहाँ पर भी है। तो अगर मैं इस पूरे एलिमेंट में से B C को गायब कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, 0, ठीक है। सो मैंने क्या किया, रो 1 चेंज करने की कोशिश की। कैसे, रो 1 में से रो 2 को भी मैंने माइनस किया और रो 3 को भी माइनस किया। इससे क्या होगा कि ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। B प्लस सी माइनस B माइनस C, दैट इज सब वैल्यूज कैंसिल होकर यहाँ पे 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास कुछ सिमिलर टर्म्स में ही है आपके पास वैल्यूज, तो कुछ ना कुछ कम आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी। सो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरह से हो जाएगा, आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन। सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर हो जाएगा A माइनस सी माइनस A माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा A माइनस B माइनस A माइनस B। ये मैंने रो ऑपरेशंस को यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। आप रफली भी कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी की रोज एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, A कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी A ही कैंसिल हो गया। सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू क्या आई ऊपर, -2C माइनस 2B, माइनस सी क्या हो गया, -2C माइनस B क्या हो गया, -2B, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि अगर आपके पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही होगी तो आप जरूर बाहर उसको लिख सकते हैं अपने डिटर्मिनेंट में, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में और सिंप्लीफाई वे में आप कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पर रो 1 में देखो -2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पर भी है और आप 0 में से तो कॉमन ले ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं -2 को बाहर कॉमन लेके वापस से -2 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगेन 0 ही मिलेगा, यहाँ पे C के साथ -2 वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ B के साथ -2 मिल जाएगा। सो यहाँ पे यस मैं यहाँ पर -2 बाहर लिख रही हूँ, ठीक है। सो मेरा डिटर्मिनेंट किस तरह से दिखेगा, अब 0 C B, यहाँ पे B और C है, C प्लस A, C B A प्लस B।
सो अब इस डिटर्मिनेंट को मैं सिंप्लीफाई करूँगी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एक्सपैंड कर लूँगी और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4ABC। सो जब आप एक्सपैंड करेंगे अपने डिटर्मिनेंट को बाय रो 1, -2 आपका बाहर चल रहा था, राइट, कॉमन, सो -2 कॉमन चलेगा। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ऑब्वियसली 0 ही मिलेगा। सो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 लिख दीजिए। सो यहाँ पर अब क्या वैल्यू बचेगी, -c, और अंदर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो b के साथ a प्लस b मल्टीप्लाई होगा, -c इंटू b, प्लस b इसके साथ bc मल्टीप्लाई होगा, -c प्लस a मल्टीप्लाई c, सो c इंटू c प्लस a। सो अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये -c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, दैट इज ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस cb। यहाँ पर भी पहले मैं अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर इस b को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो bc माइनस सी स्क्वेयर माइनस ac। अब इस -c को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज -abc मिलेगा आपको, -cb स्क्वेयर मिलेगा, प्लस c स्क्वेयर b मिलेगा, यहाँ पर प्लस b स्क्वेयर c मिलेगा, यहाँ पर -bc स्क्वेयर मिलेगा और यहाँ पे -abc मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये टर्म कैंसिल हो गई किसके साथ, इसके साथ, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है इसके साथ, ठीक है। वैल्यू क्या बची आपकी अंदर, -abc दो बार है, सो माइनस ट्वाइस ऑफ abc, सो माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 2 जा 4, सो 4abc आपका आंसर है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।